हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम जो टॉपिक यहाँ पर लेके आए हैं ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रॉब्लम्स के लिए है। आपको बताना चाहता हूँ इससे पहले म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है उसका टॉपिक ज़रूर पढ़ लेना, ताकि हम इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं ज़्यादा बेटर समझ पाएँ। मैं बहुत थोड़ा सा कुछ रिपीट करता हूँ जो शायद आपको अभी याद भी होगा कि जब हम म्यूचुअल इंडक्शन की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से फेमस क्वेश्चन होते थे। इसमें हम सेकेंडरी की फ्लक्स चेक करते थे प्राइमरी के करंट के कारण, और बार बार एक कोफिशिएंट आता था एम, इसे कहते थे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसी को करते हुए जब आप ईएमएफ ढूंढते थे सेकेंडरी में, तो आपको मैं फिर याद करवा दूं, ईएमएफ का फार्मूला कुछ और होता था जो कि फैराडे लॉ से हम ड्राइव करते हैं। इसी के अंदर तीसरी बात याद रखें, एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल होता था कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालना। लेकिन ध्यान देना, ये फार्मूला हम तभी लगाते थे जब आपके पास सोलेनॉइड्स आपस में कपल्ड होती थी, परफेक्ट कपलिंग में। आपको फिर बता दूं, अगर आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन जो कि दो कॉइल्स में हो रही है और परफेक्ट कपलिंग है, आपने इनके सेल्फ इंडक्शंस का, प्राइमरी और सेकेंडरी का, म्यूचुअल इंडक्शन के साथ रिलेशन पढ़ा था। इसीलिए सारी बातों का ध्यान रखते हुए ही प्रॉब्लम्स स्टार्ट करना, और जब आप प्रॉब्लम्स को डील करें तो आपने सब कुछ पहले गो थ्रू कर लिया हो। अब आज का क्वेश्चन देखें जो काफ़ी फेमस होता है। अ स्मॉल सर्कुलर कॉइल इज कोसेंट्रिक एंड कोप्लेनर विद अ बिग कॉइल, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। इस क्वेश्चन को जरा समझें। आपके पास एक बहुत बड़ी कॉइल है और इसके एक कोसेंट्रिक एंड कोप्लेनर एक और कॉइल है। मैं इनके कुछ नाम भी रख देता हूँ। सपोज इसका नाम है कैपिटल आर और इसका नाम है स्मॉल आर, और मेरे न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंगली ये लिखा जा चुका है कि कैपिटल आर जो है वो बड़ी कॉइल है स्मॉल आर से। अब क्वेश्चन में कहा इनके बीच का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालें, जिसके लिए आपको एक बेसिक समझ होनी चाहिए पहले आर्टिकल की। इन दोनों में से मैं आउटर कॉइल को प्राइमरी मानने लगा हूँ। आपको पता है जब मैं आउटर कॉइल को प्राइमरी मानने लगा हूँ तो इसका जितना भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो सेंटर में पड़ी हुई सेकंड कॉइल के साथ भी एसोसिएट हो जाएगा। इसका मतलब दोनों कॉइल्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन ज़रूर होगी। अब अगर आप बेसिक टर्म्स को सिलेक्ट करें कि आपको म्यूचुअल इंडक्शन कैसे निकालनी है, तो लुक एट दिस फार्मूला। ये आपका फार्मूला इंसिस्ट करता है कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन में अगर ईएमएफ वगैरह गिवन ना हो तो इसका जो बेसिक फार्मूला है वो है सेकेंडरी की फ्लक्स को प्राइमरी के करंट से डिवाइड करना। अब यहाँ से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से देखना। अब बच्चों ध्यान दें, सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि सेकेंडरी की फ्लक्स का फार्मूला क्या था। आपने फ्लक्स पढ़ी थी जिसका था नाम एन बी डॉट ए, जिसमें नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के होते थे, एरिया सेकेंडरी का होता था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी का होता था। तभी तो इसका नाम म्यूचुअल इंडक्शन था। अगर वो सारी एक ही कॉइल के हों तो ये सेल्फ इंडक्शन होती है। अगर हम कभी भी किसी कॉइल के फ्लक्स को चेक करें प्राइमरी के मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो सेकेंडरी की फ्लक्स को चेक करने को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। आप जरा इस आर्टिकल में गौर करें। मैंने आपके इस क्वेश्चन में सेकेंडरी के जो कि अंदर वाली कॉइल है इसके टर्न्स नहीं दिए हो, लेकिन जब मैं प्राइमरी के
करंट की बात करूँगा तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, जो कि सर्कल के सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है और आपको फार्मूला पता है। अगर आपको फैराडे लॉ के बारे में पता है तो फिर आपको बता दूं, इसका एरिया वेक्टर भी तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ही लेते। इसका मतलब जो प्राइमरी बाहर वाली कॉइल से आपके पास आंसर आया है वो तो मैं लिख दूंगा, लेकिन इसमें एरिया सेकेंडरी का है और हमारे इस क्वेश्चन में सेकेंडरी कॉइल जो है वो एक सर्कुलर कॉइल है जिसका नाम पाई आर स्क्वायर लिख रहा हूँ। और क्योंकि आपके बी वेक्टर जो कि प्राइमरी से क्रिएट हुआ है और आपके पास ये जो सेकेंडरी कॉइल का एरिया वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन सेम है, तो डेफिनेटली मैं एंगल तो वही लिखूंगा ना, ज़ीरो। यहीं से बस आपको ये बात समझ आ जाएगी कि सेकेंडरी की फ्लक्स कभी भी आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन के कोफिशिएंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखें, अपना आर्टिकल, अपना न्यूमेरिकल, अपना एमसीक्यू यहीं से शुरू करें। आप कोफिशिएंट और म्यूचुअल इंडक्शन तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा जब मैं आपकी इस फ्लक्स को प्राइमरी के करंट से डिवाइड कर दूंगा। सो आई विल गेट म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r, और ऊपर एक आई पी है प्राइमरी करंट और मैंने प्राइमरी करंट से ही डिवाइड करना है क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल्स। याद रखना, इसके आंसर में वैसे भी कभी भी करंट वर्ड एंड में नहीं आएगा। और ये है एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन दीज टू कॉइल्स। अब बच्चों इस कॉइल को देखें, ये आपके पास एक स्क्वायर कॉइल है, ये एक लॉन्ग वायर के पास है और आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इन कॉइल्स के बीच में कोफिशिएंट और म्यूचुअल इंडक्शन बताएं। अब डेफिनेटली मेरे को इन दोनों कॉइल के आपस में कपलिंग देखनी है कि कैसे हो रही है, लेकिन इस कपलिंग के लिए ये ज़रूर याद रखें कि आपको कोफिशिएंट और म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट निकालना है। और हर बार की तरह मैं यहीं से सोचूंगा कि सेकेंडरी की फ्लक्स क्या होती है, पहले मैं फ्लक्स का फार्मूला लिख रहा हूँ और वही लिख रहा हूँ जो हर बार लिखना पड़ता। और जैसे मेरे को पता चला कि ये सेकेंडरी की फ्लक्स है तो डेफिनेटली टर्न्स तो सेकेंडरी के ही होंगे, करंट तो एरिया तो सेकेंडरी का ही होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी का हो, ताकि हम म्यूचुअल इंडक्शन के टॉपिक को समझ सकें। मोर ओवर यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दें, आपकी कॉइल जिस मैग्नेटिक फील्ड को फील कर रही है वो मैग्नेटिक फील्ड वायर क्रिएट कर रही है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जिसका है वो वायर एक प्राइमरी सर्किट की तरह एक्ट कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वायर का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है जिसका नाम म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई 2i डिवाइडेड बाय r होता है, तो यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे आपकी वायर एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर रही है, लेकिन वायर का, आपकी लूप का डिस्टेंस जो है लगातार इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर का इस लूप को लग रहा है, कहीं ज़्यादा लग रहा है, फिर कम लग रहा है, फिर कम लग रहा है, फिर कम लग रहा है। अब ऐसे केसेस में क्या करें? ऐसे केसेस में आपको पता लग गया होगा कि आपके मैग्नेटिक फील्ड का असर जब एरिया पे कम होने लगा और दूर जाते जाते कम होने लगा, तो ये तो एक वेरिएबल फ्लक्स है। और अगर वेरिएबल फ्लक्स का केस आता है तो डेफिनेटली आप पहला काम क्या करेंगे, पूरी लूप को छोड़ देंगे और इसका एक छोटा पार्ट डिस्कस करेंगे। बच्चों ध्यान देना, मैं एक छोटा सा पार्ट लेट करने लगा हूँ एट ए डिस्टेंस आर और उसकी विड्थ को लेट करने लगा हूँ डी आर, ताकि पहले इसकी डिस्कशन करें। इसीलिए हमारा ये आर्टिकल जो कि फ्लक्स का था वो थोड़ी देर के लिए बदल गया और मैं पहले स्मॉल एरिया की बात करने लगा। आपको नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के एक ही गिवन है क्योंकि टर्न्स मेंशन नहीं है, एटलीस्ट टर्न यूज़ करेंगे।
मैग्नेटिक फील्ड जो इस एरिया पे लग रहा है उसका नाम म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई 2 आई डिवाइडेड बाय आर लिखने लगा हूँ। और वो जो छोटा सा एरिया मेरे फ्लक्स के लिए डिस्कस हो रहा है फॉर स्मॉल एरिया, उसकी हाइट ए है, विड्थ डी आर है, तो डेफिनेटली मैं उसका फ्लक्स में एरिया ये लिख दूंगा। और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, आपका एरिया वेक्टर भी उसी के परपेंडिकुलर है, इसीलिए उनमें एंगल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहले इस क्वेश्चन में फर्क समझें कि अचानक इस क्वेश्चन में डायरेक्ट कोएफिशिएंट और म्यूचुअल इंडक्शन के बजाय आपने एक स्मॉल पोर्शन क्यों यहाँ पर यूज़ किया। फॉर एलिमेंट्री एरिया के लिए हमने इसे क्यों यूज़ किया, क्योंकि फ्लक्स वेरी कर रही थी। और वेरिएबल केसेस में टोटल तो बात नहीं, अब नेचुरली हमें कैलकुलेट तो टोटल ही फ्लक्स करनी है। इसमें अगर आप ध्यान दें तो मैं आपके जो कांस्टेंट हैं यहाँ से बाहर ला रहा हूँ, और जो आपके पास बच गया है वो आपको दिख गया होगा। और बेसिकली तो हमें फ्लक्स निकालनी है इस पूरी लूप की। और अगर आप समझें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि r वेरी कर रहा है, r नाम का ये डिस्टेंस स्टार्ट हुआ है x से और एंड हो रहा है r की वैल्यू a प्लस एक्स या x प्लस ए। तो इसे ज़रा समझें कि आपने लिमिट कैसे दी, क्योंकि आपकी लूप इस लिमिट से शुरू हो रही है और इस लिमिट तक जा रही है। तो अब अपने क्वेश्चन में म्यूचुअल इंडक्शन ढूंढने के लिए, जिसमें मैं सेकेंडरी फ्लक्स और प्राइमरी करंट को डिवाइड कर दूंगा, जिसमें आपके कोएफिशिएंट आपको अब नज़र आ रहे होंगे और आपको दिख गया होगा कि आपके पास जो एक बेसिक इंटीग्रेशन है वो आप कैसे से कैसे करेंगे। आपको पता है डी आर बाई आर की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है नेचुरल लॉग बेस आर, नेचुरल लॉग आर। और उसके बाद आप अपर एंड लोअर लिमिट यूज़ करने लगे हैं। ये है 2 है, ये a है। पहले आप लॉग नेचुरल में x प्लस ए भरेंगे, फिर यहाँ पर लॉग x भरेंगे, और आपका वो आंसर आपको बहुत इजी लगेगा। और आप बार बार देखें, ये सारी प्रॉपर्टी जो m के आंसर में आती हैं इनमें हमेशा प्रॉपर्टी कॉइल्स की आती हैं, करंट वगैरह कभी भी आपके आंसर में ना आए। तो आपका ये आंसर आपको दिख गया होगा, और ये है वो आंसर। लॉग की प्रॉपर्टी log a minus b is equal to a divided by b, and if you just want to decorate it, तो ये इसकी मैं फाइनल स्टोरी लिखने लगा हूँ, जिस तरह से वहाँ पर आपको इसे मेंशन करना पड़ सकता है। अब म्यूचुअल इंडक्शन में बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को देखें। यहाँ पर गिवन है कि 2 सर्किट्स जिनका कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन 0.09 हेनरी है, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस कैंट्री में डैश वोल्ट पैदा होगी when the current in the primary changes from 0 to 220 ampere in 0.006 seconds। अब जरा यहाँ क्वेश्चन में गौर करें, हमें कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन गिवन है, बट दिस टाइम हमारे क्वेश्चन का टारगेट सेकेंडरी में पैदा हुई ईएमएफ निकालना है। अब अगर आप इस चीज़ को चेक करें तो ये होता है आपके पास ईएमएफ ढूंढने का फार्मूला। आप बेसिक फार्मूला E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी लगाएं, वो भी यही है। लेकिन जब टर्म्स आपको गिवन हो तो आप बड़े आराम से पढ़ सकते हैं, एंड दे आर जस्ट आस्किंग कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, क्योंकि उन्होंने यहाँ से आपको किसी भी तरह की डायरेक्शन नहीं पूछी। तो यहाँ आप बड़ी आसानी से मैग्नीट्यूड में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो बच्चों आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन गिवन है, आपको गिवन है प्राइमरी का करंट का चेंज गिवन है, बहुत आसानी से आप वो चेंज भर सकते हैं, एंड आपको ये सारी चीज़ कितने सेकंड में करके बताई गई ये है। तो मेरे को लगता है इस तरह के क्वेश्चन भी जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, और आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को भी टैकल कर लेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या है।
अगर वो पूछें कि इसका बिहेवियर क्या है, तो आपने कहना है कि ये जो ईएमएफ सेकेंडरी में डेवलप हुई है, ये प्राइमरी में होने वाले करंट की चेंजेस को अपोज करेगी। मैं होप करता हूँ आपको कुछ क्वेश्चन इनमें अंडरस्टैंडिंग में आ गए हैं, एंड हम नए क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।